हेलो ट्वेल्थ क्लास। इस क्वेश्चन में पहला पार्ट में हमें क्या दे रखा है कि हमें गैल्वेनोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा ही। देखो गैल्वेनोमीटर में जो हमारा एक छोटा सेटअप बनाए हम, तो इस तरह से होता है। ये हमारे पास नॉर्थ साउथ दो मैग्नेट होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। बीच में कॉइल की वाइंडिंग होती है। ठीक है, क्लियर है? ये इस तरह का होता है। तो देखो जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज गिवन बाई एम क्रॉस बी। एम होता है एन आई ए इंटू बी, और अगर हम इसे लिखें एन आई ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जब करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है? और इसको हमने एक स्प्रिंग से जोड़ा हुआ है और इसको हम बराबर कर देते हैं के थीटा की। ठीक है बच्चों, ये तो एग्जैक्ट है। अगर हमें प्रिंसिपल लिखना है इसका, तो हम ये कहेंगे कि इसका प्रिंसिपल ये है कि जब करंट कैरिंग लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। ठीक है, अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन में ये पूछ रखा है कि हमें गैल्वेनोमीटर में क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए कि जिससे इसका स्केल लीनियर बन जाए। ध्यान रखना, देखो आप जब हम डेरिवेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, देखो हम फील्ड को रेडियल मानते हैं। ठीक है, कि फील्ड हमेशा रेडियली गिर रही है, सो दैट ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप का एरिया वेक्टर है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, तो इस स्केल को लीनियर होने के लिए हमारे पास, लीनियर का मतलब क्या होता है, देखो पहले आप समझना। पहले लीनियर का मतलब है कि ये थीटा है, ये थीटा जो है ये प्रोपोर्शनल टू करंट होना चाहिए। ये लीनियर का मतलब होता है। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, देखो ये तब पॉसिबल है जब साइन थीटा ना हो। ठीक है, तो साइन थीटा कब नहीं होगा, जब फील्ड हमेशा रेडियल गिरेगा, यानी साइन 90 हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा और कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखो एरिया में तो कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, करंट में चेंज आ सकता है। ठीक है, तो आप बोलोगे, दूसरा आंसर इसमें और जोड़ सकते हो आप कि रेजिस्टेंस ओम्स लॉ को फॉलो करे, रेजिस्टेंस में भी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये करंट का जो वेरिएशन है वो लीनियर रहेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का भी इसमें रोल है। ठीक है, हेलो बच्चों, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 49.5 है और रेंज उसकी 0.05 एम्पियर है। ठीक है, हमें इसे कन्वर्ट करना है एक दूसरे गैल्वेनोमीटर में जिसकी रेंज 5 एम्पियर होगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यानी हमें इसे एमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, देखो आप इसको पहले समझो, पहले इस डाटा को समझो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे ये गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हमने Rg बोल दिया। ठीक है, तो इसके अक्रॉस एक वोल्टेज डेवलप होती है। ठीक है, जब इसमें से करंट जाएगा तो वोल्टेज डेवलप होगी, तो इसका मतलब ये होता है कि ये मैक्सिमम इतने ही करंट को अपने में से अलाउड करेगा जाना। ठीक है, यानी एक मैक्सिमम वोल्टेज को ये सहन कर पाएगा, उसके अलावा नहीं कर पाएगा। अगर ज्यादा वोल्टेज हो जाएगी तो ये डाउन हो जाएगा। ये गॉट माय पॉइंट ना? तो हमें ऐसा दे रखा है कि इसमें से 0.5 एम्पियर करंट ही जा सकता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी रेंज 5 एम्पियर की करते हैं तो तब भी इसमें से इतना ही करंट जाना चाहिए, बाकी करंट इसको पास कर देना चाहिए। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है। देखो ऐसे मान लो जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये दे रखा है हमें 49.5 ओम और करंट जा रहा है इसमें से 0.05 एम्पियर। तो जो मैक्सिमम वोल्टेज डेवलप होगी यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वो होगी V इक्वल टू वाई आर से निकलेगा 0.05 और R की वैल्यू 49.5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इतनी ही वोल्टेज होनी चाहिए। ठीक है, इतनी ही वोल्टेज को ये गैल्वेनोमीटर सहन कर पाएगा। अगर इससे ज्यादा वोल्टेज होगी तो ये डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक शंट लगा दिया, एक रेजिस्टेंस शंट लगा दिया। ठीक है, क्लियर है? तो इसका मतलब देखो बच्चों, जब हम 5 एम्पियर करंट
इसमें से पास कर रहे हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर में से तो अभी भी इतना ही करंट जाना चाहिए, मैक्सिमम 0.05 एम्पियर ही जाना चाहिए, और बाकी का करंट ऊपर चला जाना चाहिए, ठीक है। यानी कितना, 5 एम्पियर में से 0.05 एम्पियर यानी 4.95 एम्पियर करंट यहां से पास हो जाना चाहिए, संट में से पास हो जाना चाहिए। ये गॉट माय पॉइंट ना। और देखो जो वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर है और संट है, ये दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। यहां से हम कैलकुलेशन करते हैं। देखो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर हमने निकाल दिया है 0.05 इंटू 49.5, और यही वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस संट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां भी आ जाएगा RS मल्टीप्लाइड बाई जो करंट संट में से पास किया, कितना, 4.95, ठीक है। यहां से हमारी RS की वैल्यू आ जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 0.05 49.5 अपॉन 4.95, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब ये बड़ी आसान है, इसको आप 10 कर दो, इसको आप 100 कर दो, और इसको भी हटा के नीचे 100 कर दो, तो ये सब 495 भी कट जाएगा, ये आ जाएगा 0.50 ओम, ठीक है बच्चों। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.50 ओम, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। देखो बच्चा, लास्ट पार्ट में इसने बोला है कि गैल्वेनोमीटर में इन बोथ केसेस हम गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करें। तो ये क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है कि बोथ केसेस का मतलब इसका क्या है, ठीक है। तो देखो केस तो एक ही है, खैर जो इसने अभी ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है हमें, ठीक है। तो एक जनरल में ये होता है कि अगर गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हमें एक रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में लगाना होता है, ठीक है। और जब इसे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो रेजिस्टेंस को हमें इसे सीरीज में जोड़ना होता है, ठीक है। ये किसके लिए है, वोल्ट मीटर के लिए। वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में जोड़ने के लिए रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ना, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ना, क्योंकि आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, 0 होता है, ठीक है बच्चों। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। हेलो 12th क्लास। देखो बच्चों, सीबीएसई ने अपना जो सैंपल पेपर रिलीज किया है 2025 और 26 के लिए, उसमें से ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, ठीक है। उसका डाटा पहले समझ रहे हम, और उस ट्रांसफार्मर को इनपुट दिया है वी इन, ठीक है। जो हमें दे रखा है 200 साइन 100 पाई टी, ये वी जो लगा रखा है ये उसकी यूनिट है, वोल्टेज की यूनिट है, ठीक है। ये हमने ट्रांसफार्मर को दिया हुआ है, यानी प्राइमरी साइड से हमने इनपुट दिया हुआ है, ठीक है। ये इनपुट है इस ट्रांसफार्मर को, क्लियर है। और हमें दे रखा है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी दैट इज 1000, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी दैट इज 100, यानी सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है, यानी ये कैसा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ठीक है बच्चों। और इस आउटपुट सर्किट में देखो, यहां पे ध्यान से देखना, इस आउटपुट सर्किट में हमें दे रखी है रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 6 ओम, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू दे रखी है 2 ओम, ठीक है। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है आउटपुट वोल्टेज वो क्या होगी, आउटपुट करंट क्या होगी, और पावर जो हम आउटपुट सर्किट को डिलीवर कर रहे हैं वो क्या होगा, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, पहले तो थ्योरी बहुत क्लियर करना किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले, और आपके फॉर्मूले टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है बच्चों, तब आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझोगे। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास रिलेशन है वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में, ठीक है। अगर प्राइमरी साइड की वोल्टेज को हम V1 बोलें, इस वोल्टेज को अगर हम V1 बोलें, और आउटपुट वोल्टेज जो यहां पे सेकेंडरी के यहां पे है उसको अगर हम V2 बोलें, तो हमारे पास रिलेशन है V1 अपॉन V2 इक्वल टू
माइनस N1 अपॉन N2। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ये बेटा माइनस जो होता है वो इसलिए होता है कि जो आउटपुट वोल्टेज होती है ये आउट ऑफ फेज होती है इनपुट वोल्टेज के। ठीक है, ये एक्यूरेसी के तौर पे आपको बता रहे हैं इसको। क्लियर है? इस माइनस का मीनिंग ये होता है कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दोनों आउट ऑफ फेज है। क्लियर है? अब देखो हमें क्या चाहिए, आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, अब V1 की वैल्यू क्या है वो सब्स्टिट्यूट कर दो, 200 साइन 100 पाई टी। ठीक है, ये V1 की वैल्यू है। V2 की वैल्यू क्या है ये हमें निकालनी है। V2 की वैल्यू क्या है हमें निकालनी है। ठीक है, N1 कितना है प्राइमरी साइड में 1000 और N2 कितना है 100। ठीक है, तो ये आ गया -10। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब देखो बच्चों इसी को मिटा देता हूं एक बार, इसी को मिटा के हम यहां पे -10 लिख देते हैं। ठीक है, ये पूरा नहीं लिखना पड़ेगा इसलिए उसको मिटाया। तो बच्चों देखो V2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 200 साइन 100 पाई टी अपॉन -10, यानी -20 साइन 100 पाई टी। ठीक है, वोल्ट में आ जाएगा, यानी हमारे पास V2 की वैल्यू आ गई बच्चों, V2 की वैल्यू आ गई है -20 साइन 100 पाई टी। ठीक है, आप इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि मैग्नीट्यूड वाइज, क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड वाइज पूछा है। आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू जो है हमारे पास, इसको एक बार हटा देता हूं, मैग्नीट्यूड वाइज आउटपुट वोल्टेज को आप ऐसे लिख सकते हो, V2 इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी। ठीक है बच्चों, और आप वैसे एग्जैक्ट आंसर ये है, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज आउट ऑफ फेज है, यानी दोनों में 180 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, अब अगला हमें क्या निकालना है, आउटपुट करंट। ठीक है, तो अगर हमारे पास वोल्टेज दी हुई होती है तो करंट का हमारा जनरल फॉर्मूला ये होता है, अगर वोल्टेज हमें ऐसे दी है, देखो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, अगर हमें वोल्टेज दी है तो जनरल में करंट ये होता है मैक्सिमम करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम करंट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हमारे पास है फेज डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें करंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, और करंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड एलसीआर सर्किट में कैसे निकलता है, I0 की वैल्यू कैसे निकलती है, V0 जो मैक्सिमम वोल्टेज है डिवाइडेड बाई Z इंपीडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, I0 की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है? और उससे पहले हम क्या करेंगे, Z की वैल्यू निकालेंगे, इंपीडेंस की वैल्यू निकालेंगे। इसको एक बार हटा देता हूं। देखो बच्चों Z हमें कैसे मिलता है, हमें Z फॉर्मूला है उसका R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सारी वैल्यू दे रखी है आपको। R रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस XL इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू 6 माइनस 2 कैपेसिटिव रिएक्टेंस 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, 16 अंडर रूट 32 4 रूट 2 इतना ओम। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, इंपीडेंस की। ठीक है, इस आउटपुट सर्किट के इंपीडेंस की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो वो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी थी 20 आउटपुट पे। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 4 रूट 2। ठीक है, अब इसको काट दो, 5 अपॉन रूट 2 एम्पियर, ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है, चाहे तो इसको रेशनलाइजेशन कर दो, 5/2 इंटू रूट 2 एम्पियर।
ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आई मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, ठीक है, जो आउटपुट सर्किट में आया। अब सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, फेज, ठीक है, और ये फेज हमें कहां से पता चलेगा, इंपीडेंस ट्रायंगल से, ठीक है। थ्योरी आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। इंपीडेंस ट्रायंगल को यहां पे बना देता हूं, देखो बेटा ये है फेज, ठीक है, ये है एक्सएल माइनस एक्सी, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास इंपीडेंस, ये हमारे पास इंपीडेंस ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम फेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, tan phi से निकाल सकते हैं। tan phi फेज की वैल्यू निकाल रहे हैं, tan phi इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन बेस, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन रेजिस्टेंस। एक्सएल की वैल्यू कितनी दे रही है हमें, 6 माइनस 2 अपॉन 4 यानी 4/4 यानी 1, ठीक है। यानी यहां से फाई की वैल्यू आ गई हमारे पास π/4 45 या π/4 रेडियन या 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यहां से हमारे पास फाई की वैल्यू भी आ गई है, क्लियर है। और ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 100π, ठीक है। तो अब हम करंट, आउटपुट करंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। एक बार इसको रब कर देता हूं, देखो बच्चों आउटपुट करंट, तो आउटपुट करंट क्या होगा, आई नॉट की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 5√2/2, ठीक है। और साइन ओमेगा टी कितना है, 100πt प्लस फाई की वैल्यू क्या है, π/4, ठीक है बच्चों। इतना एम्पियर करंट हो गया, ठीक है। बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, ये मेरे बेटा मैग्नीट्यूड वाइज है, बहुत क्लियर है। तो हमारे पास आउटपुट करंट कितना आया, इतना आया, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड हमें क्या निकालना है, जो पावर डिलीवर हो रही है इस एलसीआर सर्किट को, ठीक है। तो पावर डिलीवर, एक बार इसको रब कर देता हूं, जो पावर डिलीवर हो रही है मेरे बेटा, आउटपुट पावर जो हो रही है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, I0 V0 अपॉन 2 इंटू कॉस पाई, ठीक है। I0 की वैल्यू पता है हमें, मैक्सिमम करंट 5√2/2, एक 2 पहले से ही है यहां पे नीचे, और V0 मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज दैट इज 20, और कॉस पाई यानी cos 45, ठीक है। अब इसको कर लो, 5√2 इंटू 20, 2 इंटू 2, कॉस पाई की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कट जाएगा, यानी 25 वाट, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास आउटपुट पावर कितनी आई, 25 वाट, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो मेरे बेटा, तो आप उसको पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे एक करेक्शन और कर दूं आपको, V2 और I2 में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि ये सेम आना चाहिए यहां पे साइन, ठीक है। V2 और I2 का ये आपस का रिलेशन होता है, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों होप सो आपको समझ में आया होगा। वैसे अगर उसने हमें ऐसा कुछ पूछा नहीं है तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज हमारे पास ये है और आउटपुट करंट हमारे पास ये है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो।